हम लोग लास्ट क्लासेज में स्टडी किए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला हम लोग क्या स्टडी किए थे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में बहुत सारे रिएक्शन को हम लोग देखे जिसमें गैस निकल रहे हैं। तो गैस अगर निकल रहे हैं तो हम क्या कंसीडर करेंगे वहाँ पे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुए हैं। सेकंड हमने क्या स्टडी किया था, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज कर गया, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया या टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, उस समय हम क्या कंसीडर करेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो चेंज इन टेम्परेचर में दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का स्टडी किए थे हम लोग। चेंज इन टेम्परेचर, एक हम क्या स्टडी किए थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा क्या स्टडी किए थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक डिफरेंसेज इसमें क्या है, सबसे पहले एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का इस पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, एक्सो का मतलब क्या हो जाएगा, एक्साइट, और थर्मिक का मतलब क्या हो गया, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का निकलना, जब रिएक्शन हो रहे हैं उस समय हीट एनर्जी अगर रिलीज कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। यानी कि द रिएक्शन इन विच हीट, यानी एनर्जी, किसी भी सेंस में एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज्ड नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हीट जब रिलीज किया तो उसको क्या हम कंसीडर करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान देना होगा आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, वह रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन किए, जुड़े और जुड़ करके एक ही प्रोडक्ट का निर्माण किए, सिंगल प्रोडक्ट। जुड़ने वाले सब्सटेंस कई हो सकते हैं, A + B + C बराबर ABC, यानी कि तीन कंपोनेंट मिले और मिल करके प्रोडक्ट कितना बनाए, एक ही प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा नहीं। तो हम उस रिएक्शन को क्या मानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, व्हेन कोल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज एनर्जी। तो दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होकर के एक कंपोनेंट का फॉर्मेशन किया, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या नहीं तो एडिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। व्हेन सल्फर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस sulfur dioxide gas as well as energy. In this reaction is also known as combination reaction. When phosphorus burns in the presence of oxygen to produce phosphorus pentoxide, साथ ही साथ एनर्जी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम अलग से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अलग से भी स्टडी करेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जब सब्सटेंसेस जल रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है,
तो सब्सटेंसेस जब जल रहे हैं तो टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, तो रिलीज कर रहा है यानी कि बॉडी से क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहे हैं। जब बॉडी से एनर्जी निकल रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर को हम किस मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। डेल का मतलब चेंज और एच का मतलब हीट, तो डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू जो होगा, एनर्जी का वैल्यू जो होगा, डेल एच का जो वैल्यू होगा ऑलवेज, डेल एच का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना, निगेटिव कैलकुलेशन में निगेटिव होगा। ये अभी आपको स्टडी नहीं करना, लेकिन इतना जानना है आपको कि चेंज इन टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट किया, डेल एच से, और डेल एच का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो निकल रहा है एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएंगे। जितना भी एनर्जी निकलेंगे सारे एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों वैल्यू होगा, यस चूँकि एनर्जी बॉडी से क्या हो रहा है, निकल रहा है, सो दैट डेल एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब हम आते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हम उस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और एब्जॉर्ब्ड known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम उस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। जस्ट एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड, हीट का मार्क ये होता है डेल, इज हीटेड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हीट आप दे रहे हैं रिएक्शन में, तब ये डिकम्पोज हुए, टूटे, और टूट के क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दैट इस एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बॉडी के अंदर में घुस रही एनर्जी, तो इस एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव होगा। ये बॉडी से निकल रहा है एनर्जी तो निगेटिव हो गया, और बॉडी में एनर्जी ऐड हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट को जब हीट किए तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद टूटा, तो हीट एनर्जी ऐड हो रहा है इसमें ना जी, तो ऐड हो रहा है यानी कि बॉडी के अंदर में हीट एनर्जी जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा एनर्जी का, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको बैलेंस तो करना होगा इक्वेशन को। सोडियम 2 है, सोडियम 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है, 1 और 1 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, 3 4 2 6, बैलेंस फॉर्म में आ गया। एक और रिएक्शन है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम हीट किए, या नहीं तो ऐसा करो, हाँ ठीक है, इसको जब हीट किए तो क्या बना, KCl बना प्लस O2 बना। तो हीट एनर्जी दिए ना इसको जी, जब हीट एनर्जी दिए तो ये टूट के क्या बनाया, KCl बनाया, साथ ही साथ क्या बनाया, ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया। तो बैलेंस कर दो पहले, आप इसको यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए। बैलेंस इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ। अब इस रिएक्शन में, सारे रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेज हैं, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, वो टूट रहे हैं, टूट रहे हैं ना, ब्रोकन डाउन हो रहा है। तो ब्रोकन डाउन का मतलब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। यानी कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल, एंडोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में, इसमें टेम्परेचर राइज होगा कि सर लो होगा, डिक्रीज कर जाएगा ना,
हीट एनर्जी दिए ना, तो डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो, कल हमने 2 रिएक्शन और बताया था, एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बताया था और एक, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी तो एंडोथर्मिक हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कोई दिक्कत समझने में। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लो, यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कल एक रिस्पिरेशन रिएक्शन को भी तो हमने देखा था, उसमें 38 ATP रिलीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ इसका बेस्ट एग्जांपल रिस्पिरेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखो, बॉडी के अंदर में भोजन हमारा पच रहा है, तो भोजन पच रहा है, हम डाइजेशन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो खा रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से जो ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर में जाने के बाद, स्टोमक के अंदर में जाने के बाद टूट रहा है, तो बॉडी के टेम्परेचर के उपस्थिति में टूट रहा है ना जी। यानी कि डाइजेशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम समझने में एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर जो चेंज कर रहे हैं, तो एब्जॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सब्सटेंसेस के साथ एनर्जी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी डेल H का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल H बराबर पॉजिटिव वैल्यू होगा। कोई दिक्कत समझने में। अरे भाई पॉज करो यार, पॉज करो। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, डेल H का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कोई प्रॉब्लम समझने में यहाँ पे। तो कल हम लोग चेंज इन टेम्परेचर पे थे, और चेंज इन टेम्परेचर पे आपको 2 रिएक्शन इधर देखे हम, एक डाइजेशन ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखे, और एक आपका रिस्पिरेशन रिएक्शन देखे। 2 स्पेशल रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अंतर क्या है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन होते हैं। क्लियर। तो एक काम कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब डिकम्पोजिशन और ये बता देंगे आपको। अब देखिए, एक रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अगर कोई पूछ दे, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस। तो दूसरा क्वेश्चन होगा कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, उसको कैसे हम जांच करेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से हम एक एपरेटस सेटअप करेंगे। इसको हमने स्टैंड पे डाल दिया, एक बाथ टब लिया, और इस बाथ टब को भी हम स्टैंड पे डाल दिया। क्लियर। इसमें क्या है, HCl एसिड हम ऊपर से डाल रहे हैं, और HCl एसिड हम ऊपर से डाल रहे हैं, और जिंक मेटल नीचे में क्या रखा हुआ है, जिंक मेटल रखा हुआ है नीचे में। तो एसिड जिंक के ऊपर पड़ा, तो दोनों के बीच अब रिएक्शन होंगे। कैसा रिएक्शन होगा वो देख लीजिए यहाँ पे। Zn किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ। क्या बना, ZnCl2, और साथ ही साथ क्या रिलीज किया, H2 गैस बना। बैलेंस कर दीजिए इसको। अगर हम कोई और अदर एसिड भी डालते हैं, मान लेते हैं Zn, ये एसिड कैसा लेंगे हम, डाइल्यूट, और इसके साथ हम इसमें ऐड किए H2SO4 डाइल्यूट, तो दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, तो फिर ZnSO4 बना, ZnSO4, और रिलीज क्या किया, H2 गैस। कोई भी मेटल हम ले लेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो रिलीज क्या करेंगे, H2 गैस ही रिलीज करेंगे। सपोज करो कि हम एल्यूमिनियम मेटल लेते हैं, और इसको हम HCl एसिड के साथ रिएक्शन करावेंगे डाइल्यूट,
तो ये क्या बनेंगे, AlCl3 बने, साथ ही साथ क्या रिलीज किए, H2 गैस रिलीज किए। हम सारे के सारे मेटल के साथ देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे। हम आगे के पॉइंट में रिएक्टिविटी सीरीज का भी स्टडी करेंगे और मेटल का एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है, कंडीशन ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, मेटल का कोल्ड वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होगा, हॉट वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होगा, स्टीम के साथ कैसा रिएक्शन होगा, सारी रिएक्शन को हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जब HCl के साथ रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, साथ ही साथ क्या रिलीज़ किया, H2 गैस रिलीज़ किया। तो एल्युमिनियम भी तो मेटल है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, 3 दूना 6 क्लोरीन है, 6 कर दीजिए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इससे इस दोनों के बीच रिएक्शन में ये कौन सा गैस रिलीज़ कर रहा है, H2 गैस रिलीज़ कर रहा है। इस L शेप ट्यूब के माध्यम से इस बाथ टब में गया। बाथ टब में क्या रखा हुआ है, सोप सॉल्यूशन। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है एज बबल के रूप में ऊपर की ओर उठे, ये चारों तरफ सोप सॉल्यूशन का घेरा है, इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस है। हमने क्या किया, एक माचिस का तिल्ली लिया और यहाँ पे बर्न आउट किया, जलाया। जो ही माचिस का तिल्ली यहाँ जलाया, ये जो हैं सो बर्न कर जाएं, जलने लगे। ये बर्न्स टू प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव साउंड नोन एज पॉप साउंड। ये एक स्पेशल साउंड है जो हाइड्रोजन गैस क्रिएट करते हैं जब हाइड्रोजन गैस जलते हैं। और ये कैसा साउंड है, एक्सप्लोसिव साउंड है, पॉप साउंड के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिलीज। और जब रिलीज कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस का हम जांच कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस जब जलेंगे तो जलने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर पॉप साउंड क्रिएट करने वाला कोई भी गैस हो जलने के बाद, इसका मतलब वो गैस कौन सा गैस है, H2 गैस है। कोई दिक्कत समझने में? इसको भी आप राइट कर लीजिएगा, राइट कर लीजिए। अब एक पॉइंट आ रहा है यहाँ, तो हम देख रहे हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, और टेस्ट ऑफ जांच क्या है हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पर ये हमने देखा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज रब विथ सैंड, मैग्नीशियम रिबन इज रब विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, यानी कि मैग्नीशियम को जलाने के पहले उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करती है। मैग्नीशियम का रिबन है ये, हम इसको बर्न आउट करेंगे, जलावेंगे, तो जलाने के पहले क्या करेंगे, हम इसको रब कर देंगे, यानी स्क्रैच कर देंगे। ऊपर का जो लेयर है उस लेयर को हम हटा देंगे। आखिर में ऐसा करेंगे क्यों, क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसके पीछे क्या रीज़न, अब इसको देखें हम। ये मैग्नीशियम रिबन जो बने हुए हैं, मैग्नीशियम पार्टिकल के बने हुए हैं, एटम के बने हुए हैं। मान लेते हैं ये एक मैग्नीशियम का फॉइल है, ओके। इसमें कौन से पार्टिकल हैं, ये मैग्नीशियम के पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स ऑफ Mg। मैग्नीशियम के एटम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं सरफेस का जो एटम है और सरफेस के अंदर वाले जो एटम हैं, ये सरफेस का एटम हो गया और ये अंदर वाले एटम हो गए। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे कि कोई अंतर नहीं है, सारा सिस्टम से जियोमेट्रिकल पोजीशन पे अरेंज्ड है। यस, जियोमेट्रिकल पोजीशन पे ये सारे के सारे पार्टिकल्स अरेंज हैं, फिर भी सारे के सारे पार्टिकल्स में क्या अंतर है वो देखिए। ये जो हो गया सरफेस का एटम हो गया, दीज आर
सरफेस एटम्स। क्लियर? इसको हम घेर देते हैं। तो ये सरफेस के अंदर का एटम हो गया। दोनों में क्या अंतर है उस चीज़ को हम देख रहे हैं। मान लेते हैं कि सरफेस के अंदर के किसी भी एटम को ले लीजिए, इस एटम को लेते हैं, तो ये एटम इस साइड में जुड़े हुए हैं दूसरे एटम के साथ, इस साइड में जुड़े हुए हैं एक दूसरे एटम के साथ, ऊपर वाले एटम के साथ भी जुड़े हुए हैं ये, और नीचे वाले एटम के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। ऐसा कंस्ट्रक्शन हम बीच में देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये सरफेस के अंदर वाले एटम का अरेंजमेंट है। सरफेस वाले एटम का अरेंजमेंट देखिए आप। मान लेते हैं हम इस एटम को ले रहे हैं। क्लियर? तो ये ऊपर वाले एटम के साथ जुड़े हुए हैं, अपने अगल बगल वाले एटम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो बीच वाले एटम हैं, सरफेस का एटम, ये कितने तरफ से ये सराउंडेड हैं? 3 तरफ से, लेकिन ये चारों तरफ से सराउंडेड हैं। प्रत्येक एटम के साथ तो वही कहानी हो रही है सरफेस के अंदर का। तो सरफेस के अंदर का जो एटम है वो अनबैलेंस फोर्स की फील नहीं कर रहा है। चारों तरफ से बैलेंस फोर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस अंदर वाले एटम को चारों तरफ से ये बैलेंस फोर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या है? बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड चारों तरफ से, ऑल अराउंड, फ्रॉम ऑल अराउंड। बट यहाँ पे बैलेंस फोर्स है क्या? इस जगह पे कोई एटम नहीं है, यानी कि ये फील्स अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? सरफेस के अंदर वाले, सरफेस वाले एटम जो है उसके अंदर वाले एटम ये चारों तरफ से कौन से फोर्स को फील कर रहे हैं? बैलेंस फोर्स को फील कर रहे हैं। लेकिन सरफेस वाले एटम कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स को फील कर रहे हैं कि नहीं फील कर रहे हैं? तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको अपने तरफ इंटरैक्ट करेगा। और दूसरा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ इंटरैक्ट करेगा। और तीसरा कौन है? मॉइस्चर। वाटर क्या है यहाँ पे? एयर में मॉइस्चर के फॉर्म में है, तो इसको अपने तरफ इंटरैक्ट करेगा। यानी कि सरफेस का जो भी मैग्नीशियम एटम है वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको अपने तरफ इंटरैक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ इंटरैक्ट करेगा, और साथ ही साथ किसको अपने तरफ इंटरैक्ट करेगा? मॉइस्चर को। तो मैकेनिज़्म क्या बना, अब उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर मैग्नीशियम, ये तो मैग्नीशियम एटम है, ये ऑक्सीजन को अपने तरफ इंटरैक्ट किया। ये ऑक्सीजन कौन सा है? एटमॉस्फेरिक है। ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, और इसके साथ ये कंबाइन करके ये क्या बना दिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना दिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन सम ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो लेयर बना, ये जो आप देख रहे हैं पार्टिकल एटम मैग्नीशियम का, ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर आ गया इसके ऊपर। ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। अब सेकंड पॉइंट क्या हुआ? लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड किसको अपने तरफ इंटरैक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड को।
देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इंटरैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा गैस है, तो एटमॉस्फेरिक गैस है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अपने तरफ इंटरैक्ट किया, और ये इंटरैक्ट करके क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हुआ, तो उस कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हैं वो फिर किसके साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उनके साथ रिएक्शन करके इसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर तो था ही पहले से, कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट के भी लेयर इसमें डेवलप हो गए। लेकिन कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हैं वो मॉइस्चर, ये क्या है, मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। समझ में आई कि नहीं आई बात? यानी सरफेस का जो मैग्नीशियम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, कैल्शियम कार्बोनेट में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो होते हैं कैसा कंपाउंड होता है, ये सारे के सारे स्टोनी ग्रुप कंपाउंड होते हैं, पत्थर के जैसा कंपाउंड बन गया इसके ऊपर। समझ में आ रही है ना? तो यदि हम डायरेक्ट इसको जला देंगे तो ये सारे के सारे डिकम्पोज करेंगे, टूटेंगे हीट की उपस्थिति में, और टूटेंगे तो उसका टुकड़ा आपके चेहरे पे पड़ सकता है, आपके चेहरे को झुलसा सकता है। इस कारण से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले हम उसको सैंड पेपर से रब कर देते हैं, ताकि ये जो स्टोनी लेयर है, किसका लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लेयर रिमूव्ड आउट हो जाए। क्लियर? जब ये रिमूव हो गया तो ये क्लीन हो गया, और हम जलावेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। लेकिन इसके बाद भी नेक्स्ट प्रॉब्लम आएंगे जलाने में, हम उस प्रॉब्लम को भी देखेंगे। पहले हमने देखा क्या कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, तो सैंड पेपर से रब इसलिए करते हैं ताकि मैग्नीशियम के जो सरफेस पे जो हैं वो किसके लेयर जमे हुए होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे कंपाउंड स्टोनी ग्रुप कंपाउंड है, पत्थर के जैसा कंपाउंड है। सो दैट उसको जब हम बर्न आउट करेंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो ये जो कंपाउंड है ये डिकम्पोज करेंगे, और इसके टुकड़े हमारे शरीर पे पड़ सकते हैं, मेरे चेहरे पे पड़ सकता है और मुझे झुलसा सकता है। तो हम क्या किया, इसको पहले सैंड पेपर से रब कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले हम होल्डर से पकड़ करके अपने फेस से दूर हटा करके इसको बर्न आउट करते हैं। आखिर क्यों? क्वेश्चन समझ में आ रही है? मैग्नीशियम रिबन को एक तो सैंड पेपर से रब करके साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट, उसको जलाने की बात आ रही है। हम उसको जलावेंगे, बर्न करेंगे। कैसे बर्न करेंगे? तो मैग्नीशियम रिबन को होल्डर से पकड़ के अपने चेहरे से दूर हटा करके जलावेंगे। आखिर में ये क्यों एक्सपेरिमेंट किया? अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। दिस इज मैग्नीशियम रिबन। रिबन का मतलब क्या होता है? फॉयल समझना, पत्थर होता है ना। दिस इज मैग्नीशियम रिबन। हम जलाने के पहले क्या करेंगे, इसको होल्डर से पकड़ लेंगे। ये होल्डर हो गया, कोई दिक्कत? हम नीचे से इसको बर्न आउट करेंगे। जला रहे हैं इसको, तो ये जलना शुरू कर दिया। अब स्मूथली जलेगा, क्लीन कर दिए ना। जो स्टोनी ग्रुप कंपाउंड था, इस कंपाउंड को सैंड पेपर से रब करके हटा दिए।
अब तो जलने में प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको। लेकिन क्या होगा यहाँ पर देखिए, जब ये जलेंगे तो बर्न हो रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जल रहे हैं। समझ में आ रही है ये बात? ये जल रहे हैं और जलने के बाद प्रोड्यूसेज ब्राइट लाइट। जिस ब्राइट लाइट को क्या नाम दिया गया? डेजलिंग लाइट के नाम से जाना गया। एकदम ब्राइट दूधिया लाइट निकलेगा। तो भाई इससे क्या होगा? जब लाइट निकला तो इससे हुआ क्या? तो क्यों हम होल्डर से डिस्टेंस बना करके इसको जलाएं? जो लाइट निकल अच्छी बात है? नहीं। सूरज के तरफ जब आप देखेंगे, 1 सेकेंड के लिए भी देख लीजिए ऐसे करके, और उसके बाद आँख चेहरे को दूसरे तरफ आप डाल दीजिए, अंधेरा आपकी नज़र में छाएगा कि नहीं छाएगा? समझ में आ रही है ना? सेम घटना यहाँ घटेंगे। ये लाइट जो है आपकी आँखों को ख़राब कर सकते हैं, आपके आँखों की रोशनी को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले होल्डर से पकड़ करके अपने फेस से दूर करके जला देंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों भाई, क्यों जलावेंगे हम दूर करके? क्योंकि ये जलेंगे तो कैसा लाइट प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे ब्राइट लाइट। और इस ब्राइट लाइट को क्या नाम दिया गया? डेजलिंग लाइट के नाम से जाना गया। और इतने ब्राइट लाइट होते हैं कि हमारे आँखों के कॉर्निया को ये डैमेज कर सकते हैं, मेरे आँखों की रोशनी को ये डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम दूर करके उसको जला देंगे। 2 पॉइंट मैग्नीशियम रिबन में आ रहा है। मैग्नीशियम रिबन में एक आया पॉइंट क्या कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले, क्वेश्चन पहला, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या आया, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो अपने फेस से दूर डिस्टेंस बना करके क्यों जलाते हैं? एक ये आंसर और ये एक है। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए इसको जल्दी से आप उतार लीजिए। पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है चेंज इन टेम्परेचर में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन देखें, साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा। 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है? एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, और दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो एक पॉइंट आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? सो देखिए, ये एक बिग मॉलिक्यूल है, दिस इज ए बिग मॉलिक्यूल, क्लियर? हमने इस बिग मॉलिक्यूल को क्या किया? हीट किया। तो हीट करने के बाद ये ब्रोकन डाउन हो गए, टूट गए, छोटे बड़े कई मॉलिक्यूल में ये टूट गए। तो ये जो मॉलिक्यूल हुए, अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बिग मॉलिक्यूल को जब हीट किया गया तो ये टूट गए कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोकन डाउन। बिग मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड सच प्रोसेस केमिकली इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल होंगे, बड़े मॉलिक्यूल, और वो टूट करके कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। ओके? और एक रिएक्शन देख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल,
और ये कंबाइन हुए तो कंबाइन होकर के फिर क्या बना दिए, एक बिग मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिए, यानी ये बने बिग मॉलिक्यूल। तो दोनों में अपोजिट है या नहीं है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको इसी के बारे में डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बतावेंगे। आपको जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का जो मेन पॉइंट था उस पॉइंट को आप रिवाइज कर लेंगे। क्लियर, इसको आप उतार लीजिए।